नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 22 अप्रैल 2024 को अपना आर्मी भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित होना है। हालांकि माननीय चुनाव आयोग द्वारा भारत में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और चुनावों के परिणाम जून में आएंगे और संभवतः जून में पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है वो बदल जाएगा। लेकिन ये जो 7 चरणों में अपने चुनाव होने हैं और इनके बाद जो अपना नया मंत्री परिषद बनना है उससे पहले ही अपनी परीक्षा हो जाएगी। तो अपनी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में अपने वही प्रश्न आएंगे जो वर्तमान समय में जो मंत्री परिषद है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो हमें इस वर्तमान मंत्री परिषद को ही पढ़ना है और इसी से रिलेटेड जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आएंगे उन पर हमें फोकस करना है। तो हमारी जो वर्तमान क्लास है उसमें कम से कम अपने हो सकता है कि इसमें से 2 या 3 से प्रश्न ज्यादा प्रश्न भी आ जाए, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि वर्तमान में हमारे जो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है उसी से प्रश्न आने हैं। तो आज अपन केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो मंत्री परिषद को पढ़ने से पूर्व मंत्री परिषद के बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि मंत्री परिषद होता क्या है। तो पहले मंत्री परिषद को समझते हैं, उसके बाद हम मंत्री कौन कौन है उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन को मंत्री परिषद समझना है। तो आप देखिए, मंत्री परिषद को समझने के लिए मैं टॉपिक लगा लेता हूं अपने मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए आप, भारत में 2 अनुच्छेदों को समझना बेहद जरूरी है। कौन कौन से अनुच्छेद है? देखो, एक अनुच्छेद है 74 और दूसरा अनुच्छेद है 75। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी मंत्री परिषद के पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के पद का उल्लेख है। अब बात आती है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में बकायदा कहा गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो डायरेक्ट राष्ट्रपति कर देता है, परंतु जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता, केवल मंत्री वही बनेंगे जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री बनाया जाता है। पर प्रश्न आ जाए कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप उत्तर करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन उसमें अगर एक ऑप्शन ये आ जाए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 74 और 75 दो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 74 में मंत्री परिषद का पद है, 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई मंत्री परिषद में मंत्री होते कितने हैं? संख्या कोई फिक्स होती है या नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं, भारत में 2003 से पहले, 2003 से पूर्व
मंत्री परिषद की कोई संख्या तय नहीं थी। एज कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, कोई संख्या नहीं थी। लेकिन तभी एक संविधान संशोधन हुआ, 51वां संविधान संशोधन 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह तय कर दिया गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या, गौर कीजिए, अधिकतम मैक्सिमम मंत्री कितने होंगे, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15%। लोकसभा की सदस्य संख्या क्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, कौन से संविधान संशोधन के बाद ऐसा किया गया, वो किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003। यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने होंगे, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15%। और आपको एक मैं बात बता दूं, उन 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही अंग होता है। आप ऐसा ना समझे कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 80 मंत्री होंगे तो 80 मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा 81। नहीं नहीं, 81 होंगे तो 81 होंगे, 80 होंगे तो 80 होंगे, उनमें प्रधानमंत्री शामिल होगा। तो अब 15% तो नए लोकसभा के, तो टोटल लोकसभा की संख्या कितनी है, 543 इंटू 15/100। जो भी उत्तर आएगा उतने मंत्री भारत की मंत्री परिषद में अधिकतम हो सकते हैं। 81-82 के आसपास इसका उत्तर आता है, आप निकाल लेना। और नहीं समझ में आए तो किशन जी से कमेंट करके पूछ लेना कि भाई इतने के 15% कितने होते हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं और वर्तमान में जो चुनाव आयोजित होना है वो भी 543 सीटों पर ही होना है। लेकिन एक थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि कल चुनाव आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें सीटों की संख्या 544 दिखाई गई है। तो आप ये मत समझना कि चुनाव आयोग बेवकूफ है, चुनाव आयोग बेवकूफ नहीं है। मणिपुर की एक सीट पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, इसलिए उनकी टोटल संख्या एक बढ़ गई तो वो 544 हो गई। बाकी सीटें लोकसभा में कितनी है, 543 ही है। तो बात समझ में आ गई आपको कि मंत्री परिषद में सदस्य संख्या 2003 से पहले अनिश्चित थी, जितने मंत्री बनाओ उतने बना सकते हो, लेकिन 2003 के बाद यह संख्या तय कर दी गई, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है। अब बात आती है कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। कौन कौन से, 1 नंबर कैबिनेट मंत्री, 2 नंबर राज्य मंत्री और 3 नंबर उप मंत्री। यानी मंत्रियों के प्रकार है ये, आप ये बात ध्यान रखना। मंत्रियों के प्रकार होते हैं 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब कई क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राज्य मंत्री राज्य में काम करता होगा। राज्य मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो राज्य में काम करता है, ये एक मंत्री का प्रकार है। मंत्री का प्रकार है, जैसे फौज में अलग अलग जो रैंक होती है ना, कोई कर्नल होता है, कोई जनरल होता है, कोई मान लो ब्रिगेडियर होता है, कोई कैप्टन होता है, कोई जीडी होता है। वैसे ये प्रकार है मंत्रियों के, काम ये केंद्र सरकार में ही करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले देखो कैबिनेट मंत्री का क्या काम होता है। कैबिनेट मिनिस्टर वो मंत्री होता है जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, उसके ऊपर कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं होता। वो जो भी काम करता है वो उस काम में स्वतंत्र होता है, उसे कोई भी यस नो XYZ करने वाला नहीं होता, वो अपने विभाग का प्रमुख होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वो व्यक्ति होता है जो कैबिनेट मंत्री के नीचे रहकर काम करता है। मेरे कहने का मतलब वो कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। लेकिन यहां आपको एक बात गौर करनी पड़ेगी, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री सीधा होता है, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और होता है। समस्या यह है, ये स्वतंत्र प्रभार वाला क्या है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब यह है
कि जो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है वो तो डायरेक्ट राज्य मंत्री होता है, लेकिन कुछ छोटे मंत्रालय होते हैं जिनमें कैबिनेट मंत्री बनाना नहीं होता, उनके मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे दिया जाता है और वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। वो भी अपने मंत्रालय में एज ए कैबिनेट मंत्री ही काम करते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो है वो व्यक्ति नहीं होता, वो अपने विभाग के मुखिया होते हैं। तो पहले तो कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरे राज्य मंत्री हो गए। राज्य मंत्री दो प्रकार का होता है, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 3 नंबर मंत्री होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री वे होते हैं जो या तो राज्य मंत्री के अधीन होते हैं या कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। वो कभी भी अपने विभाग के मुखिया नहीं हो सकते, वो किसी ना किसी मंत्री के अधीन रहकर ही काम करते हैं। कहने का मतलब वो उनकी सहयोग एवं सहायता के लिए होते हैं। तो मंत्रियों के प्रकार 3 हैं, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के विभाग, 3 प्रकार के हैं। अब आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है कि सर क्या इन 3 मंत्रियों की भी संख्या तय है क्या कि इतने कैबिनेट मंत्री बनाओ, इतने राज्य मंत्री बनाओ, इतने उप मंत्री बनाओ? तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि मंत्रियों की संख्या तय है लोकसभा की 15%, परंतु इनमें किसी भी प्रकार की कोई संख्या तय नहीं है। यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितने राज्य मंत्री बनाए, वो कितने कैबिनेट मंत्री बनाए और वो कितने उप मंत्री बनाए। ये डिपेंड करता है किसके दिमाग पर? ये डिपेंड करता है माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग पर। अब आप देख लीजिए कि भारत के मंत्री परिषद में कितने मंत्री हैं। तो देखो कैबिनेट मंत्री वर्तमान में है 28, यानी 28 भारत सरकार में जो है वो कैबिनेट मंत्री है। यदि अपन राज्य मंत्रियों की बात करें तो राज्य मंत्री है 45 राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री है ही नहीं। उप मंत्री वर्तमान में है ही नहीं। तो टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? 8 और 5 13 और 7 कितने हो गए? 73। तो भारत सरकार में वर्तमान में 73 मंत्री है, जिनमें से 28 कैबिनेट दर्जा प्राप्त है और 45 जो है वो राज्य मंत्री हैं। तो आप इस बात को समझिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये राज्य मंत्री भी केंद्र में ही काम करते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। लेकिन एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है जो अपने विभाग का मुखिया होता है। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, आपने कभी नाम सुना होगा मंत्रिमंडल। बहुत सारे लोग सोचते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर है, बकायदा बहुत बड़ा सारा अंतर है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं है। लगते हैं ना दोनों पर्यायवाची, और आप मानते भी होंगे कि मंत्री परिषद है, कभी मंत्री परिषद बोल देते हैं, कभी मंत्रिमंडल बोल देते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, मंत्रिमंडल अलग है, मंत्री परिषद अलग है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट जो शब्द है ना वो अंग्रेजी का है। कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्री मंडल। यानी मंत्रिमंडल का मतलब क्या हो गया? केवल कैबिनेट मंत्री। यानी ये जो 28 मंत्री हैं भारत सरकार में, इन्हें हम मिलाकर कहेंगे मंत्री मंडल। इन्हें हम मिलाकर क्या कहेंगे? मंत्री मंडल। और इन्हीं में प्रधानमंत्री होता है। इन 28 में ही माननीय प्रधानमंत्री शामिल होता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट। और मंत्री परिषद क्या होती है? जब तीनों मंत्रियों को मिला देते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों मंत्रियों को इकट्ठा करके जब नाम लिया जाता है तो उसे कहते हैं मंत्री परिषद। आई ना बात समझ में? मंत्री परिषद मतलब तीनों प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उप। और मंत्रिमंडल मतलब केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। तो ये है अपने मंत्री परिषद का मोटा मोटा जो है वो मंत्री परिषद होती क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका क्या जो है वो मतलब जो है कितने होते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो बता दिए। एक छोटा सा प्रश्न और बता देता हूं, इनका कार्यकाल। अब कार्यकाल में लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज रटते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष। बिल्कुल गलत है। मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कहें तो राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत।
जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर काम करती है। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। यानी कि कहने का मतलब मंत्री परिषद पूरे 5 साल काम नहीं करती, किसी भी मंत्री को समय से पहले भी हटाया जा सकता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, यदि कोई मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे कि भाई मैं पद छोड़ना चाहता हूं, तो वो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र नहीं लिखेगा, वो राष्ट्रपति के नाम त्याग पत्र लिखकर अपना पद छोड़ेगा, क्योंकि जो नियुक्ति करता है वही त्याग पत्र भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए यदि मंत्री को अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? वो अपना त्याग पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को देगा, प्रधानमंत्री महोदय को नहीं देगा। तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपने देखा भी होगा, एक प्रश्न आता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मैं आपको बता दूं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार क्या करते हैं हम, गलती से संसद कर देते हैं। संसद नहीं करना है, मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि एक व्यक्ति यदि हट जाता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद अपने आप अपने पद से हट जाती है। इसे बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व है, जिसे कहते हैं ना सब एक साथ तिरेंगे और सब एक साथ डूबेंगे, इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर होगा लोकसभा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब चलते हैं भारत की मंत्री परिषद में चेहरे कौन कौन से हैं। आइए बात करते हैं भारत की मंत्री परिषद के चेहरों की। सबसे पहले एक मिनट अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी हमारे देश के मोदी जी ना केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके पास ये विभाग भी है। आप देख लीजिए, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये तो वो विभाग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा जिन विभागों का कोई धनी धोरी नहीं होता है, यानी कोई भी मंत्री नहीं होता है, वो सारे विभाग प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब चुनाव होने वाले हैं, अब आगे की तो आगे जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो वाराणसी लोकसभा जो सीट है उत्तर प्रदेश की, वहां से एमपी है और वर्तमान में भारत की सरकार के मुखिया भी वही हैं। तो पहला नाम प्रधानमंत्री का, हालांकि मोदी जी को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि पूरे दिन इनका चेहरा हम मीडिया पर देखते ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो आपको पता ही होगा, इसलिए इन पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैबिनेट मंत्रियों की शुरुआत से। कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, सबसे पहला नाम है श्री राजनाथ सिंह। स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के प्रमुख है। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का नाम जरूर ध्यान रखें, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। हाल ही में आपने राफेल विमान का नाम सुना होगा। राफेल विमान इन्हीं के कार्यकाल में भारत की सेना में शामिल किए गए हैं। और वैसे भी जब अपन आर्मी भर्ती का परीक्षा का पेपर देते हैं तो रक्षा मंत्रालय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 नंबर बात करते हैं मोटा भाई अमित शाह की। भारत सरकार में नंबर 2, मोदी जी के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वो है अमित शाह। अहमदाबाद लोकसभा से सांसद
लोकसभा सीट से सांसद, भारत के गृह मंत्रालय के मंत्री माननीय अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में देश के मोदी जी के बाद सबसे मजबूत व्यक्तित्व हैं। हाल ही में धारा 370 हो या सीएए का मुद्दा हो, सीएए मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया हो, जिसमें जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख वगैरह, उनके लिए भारत में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है, उसका श्रेय भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इसके अलावा अमित शाह के पास एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। और मैं आपको बताऊं साथियों, प्रश्न भी इस पर ज्यादा बनता है, क्योंकि सहकारिता मंत्री, सबको पता है गृह मंत्री तो है अमित शाह, लेकिन सहकारी मंत्री भी साथ साथ में अमित शाह है। और आपको बता दूं, सहकारिता को हाल ही में भारत द्वारा या संसद द्वारा संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। हाल ही में इसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है, तो वो भी चीज अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री भारत सरकार में गृह मंत्री, देश में 2 नंबर अमित शाह। कौन कौन से मंत्रालय है? 2, एक गृह मंत्रालय और दूसरा सहकारिता मंत्रालय। आते हैं 3 नंबर पर, नाम है नितिन जयराम गडकरी। गडकरी इनके पिता का नाम है। नितिन गडकरी इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जानने पहचाने वाले मंत्री हैं गडकरी साहब। इन्होंने हाल ही में एक योजना लागू की थी, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, भारत माला योजना। भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर सड़क बनाने का काम करने वाली ये योजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क योजना मानी जाती है। इससे भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में बहुत मदद मिलेगी, साथ ही साथ परिवहन के साधनों के आवागमन के भी बहुत सुविधा होगी। भारत सरकार के सबसे ब्रांड एम्बेसडर कोई मंत्री माने जाते हैं तो वो नितिन गडकरी माने जाते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है और मेरे हिसाब से इस सरकार के सबसे बेहतरीन मंत्री कोई हैं तो वो नितिन गडकरी है। और इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। सड़क मंत्री है, मोटा मोटी अपने को याद रखना है। भारत के सड़क मंत्री कौन है? वो है नागपुर के सांसद। और भारत सरकार में सड़क मंत्री नितिन जयराम गडकरी। अब आते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त मंत्रालय की ओर। और वित्त मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की वित्त मंत्री है, और न केवल वित्त मंत्री है बल्कि पहली महिला वित्त मंत्री भी है। भारत में आज तक के इतिहास में एक ही महिला वित्त मंत्री बनी है, वो है निर्मला सीतारमण। तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो आपका आंसर होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये 4 महत्वपूर्ण मंत्री। आगे चलें तो बात करते हैं अगले मंत्रालयों की। अगले मंत्री हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। नितिन गडकरी के बाद सबसे ज्यादा कोई मंत्री जो चर्चा में रहते हैं वो है एस जयशंकर। हाल ही में इन्होंने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार बयान देते हुए कहा था कि यूरोप ये सोचता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम से यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। हम एशिया के देश या यूरोप के अलावा अन्य देश अपने निर्णय स्वयं लेंगे। और ऐसा कहने वाले दुनिया के यदि किसी देश के पहले विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर है। तो एक बहुत ही मजबूत विदेश मंत्री, और ये विदेश सचिव भी पहले रह चुके हैं एस जयशंकर। और एक बात ध्यान रखना, भारत में 2 महिला विदेश मंत्री बनी है। सबसे पहली श्रीमती इंदिरा गांधी जो बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बनी, और एक व्यक्ति थी सुषमा स्वराज जो पिछले कार्यकाल में मंत्री थी, विदेश मंत्री थी, और उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं अर्जुन मुंडा की। ये अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय और कृषि कल्याण मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। ये जरूर आप ध्यान रखना कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। अब आप कहेंगे कि भैया कृषि मंत्री का इतना क्या महत्वपूर्ण रोल है? वो भैया इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो कृषि
एमएसपी की जो किसान मांग कर रहे हैं तो कृषि मंत्री पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर प्रश्न आ सकता है। तो अर्जुन मुंडा वर्तमान में देश के जो है वो कृषि मंत्री हैं। बात करते हैं श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी की। ये अमेठी से सांसद है। इन्होंने कांग्रेस के सबसे दिग्गज या कहें तो युवराज राहुल गांधी को इन्होंने उनके ही गढ़ अमेठी में हरा दिया था। सशक्त बोलने की धनी श्रीमती स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मंत्री है। इनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है। भारत की कैबिनेट में दो महिला मंत्री हैं, एक निर्मला सीतारमण और दूसरी श्रीमती स्मृति ईरानी। कैबिनेट में दो हैं, टोटल महिलाओं की संख्या इससे ज्यादा है। तो अपन गिनते जाएंगे, कैबिनेट में दो महिला मंत्री आ चुकी है, लेकिन स्मृति ईरानी का मंत्रालय जरूर ध्यान में रखिए। इनका मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय। बात करते हैं पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मेन इनका जो मंत्रालय है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। ये पूर्व में जो है वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में ये उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले मंत्रालयों की। अगले मंत्रालयों में बात करें तो भारत में धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, पहले इस शिक्षा मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो है भारत सरकार में धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। आप शिक्षा मंत्रालय वाला जरूर ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला है प्रहलाद जोशी। ये तीन मंत्रालय इनके पास है, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। सबसे महत्वपूर्ण इनमें संसदीय कार्य मंत्रालय है। संसद से संबंधित सारे काम विप वगैरह इनके द्वारा किए जाते हैं। फिर है नारायण राणे, पूर्व शिव सैनिक और बाद में कांग्रेस और अब वर्तमान में बीजेपी के नेता नारायण राणे। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है, ये महाराष्ट्र से आते हैं और भारत सरकार में वर्तमान लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री हैं। अगले सर्बानंद सोनेवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में भारत सरकार में इनके पास जो है वो पतन यानी बंदरगाह, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री हैं। योगा, प्राकृतिक और ये अन्य जो आयुष विभाग है वो भी इनके पास है। ये नाम जरूर आप ध्यान रखना कि आयुष विभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ये कई जो यूनानी चिकित्सक है, होम्योपैथिक है, योगा है, आयुर्वेद है, ये सारे आयुष चिकित्सक में आते हैं। और इनके जो मंत्री हैं वो है श्री सर्बानंद सोनेवाल, जो भारत में पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अब भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की। वीरेंद्र कुमार जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। डॉक्टर श्री गिरिराज सिंह के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। इनका प्रमोशन हुआ है, बिहार से आते हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता की इनकी छवि है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है भारत सरकार में। बिहार में हमेशा ये चर्चा में रहते हैं, कोई भी बयान होता है इनके द्वारा निश्चित तौर से कन्वे किया जाता है। आगे चलें तो दो महत्वपूर्ण मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ग्वालियर राजघराने से आते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, क्योंकि ये चुनाव हार गए थे। ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बाद में इन्होंने बगावत कर दी, बीजेपी में चली गए, वहां से राज्यसभा चुनाव जीता और वर्तमान में नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्रालय इनके अधीन है। उसके अलावा बात करें अश्विनी वैष्णव, सबसे महत्वपूर्ण रेल मंत्रालय इनके पास है और संचार मंत्रालय, दोनों ध्यान में रखने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव जो राजस्थान से आते हैं और राज्यसभा सांसद हैं, और ये जो है वो रेल मंत्री हैं। निश्चित तौर से इनका आपको ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव।
उसके बाद बात करते हैं श्री पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और वर्तमान में ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। यही मंत्रालय कोई टाइम में रामविलास पासवान के पास हुआ करता था, वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद उनके छोटे भाई पशुपति नाथ पारस जो है वो इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद और गजेंद्र सिंह जी जो है वो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। जल शक्ति मंत्री जो है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसके बाद बात करें तो असम से आने वाले किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और भारत सरकार में भू विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। आर के सिंह जो है वो बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी के जो भारत में मंत्री है वो है आर के सिंह, ये भी बिहार से आते हैं। उसके बाद नीचे चलें तो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि वर्तमान में पेट्रोल और गैस के दाम कम हुए हैं तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका नाम अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने भारत सरकार के अधीन जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है। कोरोना काल में इनका नाम काफी प्रसिद्ध हुआ था, तब से ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात करते हैं श्री भूपेंद्र यादव की जो पर्यावरण मंत्री हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय इनके पास है। महेंद्रनाथ पांडे भारी उद्योग सार्वजनिक मंत्रालय इनके पास है। अब ये इतने जो महत्वपूर्ण है वही बता देता हूं मैं आपको, इसलिए इनको जल्दी जल्दी बता देता हूं। पुरुषोत्तम रूपला ये जो है वो पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इनके पास है। जय किशन रेड्डी इनके पास संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय जो है वो इनके पास है। फिर बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की। अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। पूरे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह, उनके पुत्र हैं सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री, ये महत्वपूर्ण है। खेल मंत्री कौन है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार में खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर। तो ये अभी अपन ने जो पढ़े 28 मंत्री, ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। आगे चलें इनमें तो ये 3 जो हैं वो भारत में स्वतंत्र मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह ये सांख्यिकी एवं योजना मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितेंद्र सिंह के पास है और कानून मंत्रालय जो है वो अर्जुन मेघवाल के पास है। ये बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उसके बाद जो आते हैं वो राज्य मंत्री आते हैं। इन राज्य मंत्रियों में अपन बात करें तो ये राज्य मंत्री इतने परीक्षा में महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री होते हैं और परीक्षा में प्रश्न भी कैबिनेट मंत्री से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनका मैंने आपको बता दिया। कैबिनेट मंत्री जो हैं वो 28 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में हैं। कैसे मंत्री बनते हैं, क्या उनका जो है वो प्रोसेस होता है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, वगैरह वगैरह अपन ने इस वीडियो में पढ़ा। बाकी आपको जो ये राज्य मंत्री हैं उनको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आपके जो एडुकेशन ऐप है, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिए और ऐप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां आप राज्य मंत्रियों को भी अगर आप चाहें कि भाई हमें इन्हें भी पढ़ना है तो आप आसानी से इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। साथियों, इस मंत्री परिषद में आपको कोई भी डाउट हो तो आप निश्चित तौर से कमेंट में अपना प्रश्न छोड़ दीजिए, उसको हम जो है वो सोल्व कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।